स्वागत है आपका फिजिक्स पाठशाला में। तो चलिए हम आपको आज से स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहले हम लोग समझते हैं थर्मोडायनामिक्स के नियम क्या क्या हैं। ऐसे समझ लो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो देखो पहले हम लोग थर्मोडायनामिक्स के लॉ स्टार्ट करने से पहले या जो थर्मोडायनामिक्स के नियम हैं उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में बेसिक समझते हैं। एक्चुअली हम लोग ये समझते हैं कि थर्मोडायनामिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखो क्या है कि हम लोग ऐसे समझ सकते हैं थर्मोडायनामिक्स को, भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा या ऐसी ब्रांच जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा और तथा अन्य प्रकार की ऊर्जा या ऐसे कह लो यांत्रिक ऊर्जा में संबंधों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की उस शाखा को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं थर्मोडायनामिक्स क्या है। तो जैसे कोई पदार्थ है तो थर्मोडायनामिक्स के जो आधार पर हम बात करें तो पदार्थों के विभिन्न गुणों को या उसके विभिन्न परिवर्तनों का भी अध्ययन कर सकते हैं थर्मोडायनामिक्स के आधार पर। तो ऐसी विज्ञान की कोई भी ऐसी शाखा जहाँ पे ऊष्मा मुख्य रूप से उपस्थित होती है, ऊष्मा का मुख्य रोल रहता है, उस शाखा या उस ऐसे समझ लो उसको हम थर्मोडायनामिक्स के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। और ऐसा भी है कि अगर हम देखें विभिन्न परिस्थितियों में थर्मोडायनामिक्स के जो नियम हैं या रूल्स जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैं, तो लगभग सभी परिस्थितियों में इनकी जो प्रयोगात्मक जो निष्कर्ष हैं वो सही पाए गए या इनसे जो निष्कर्ष प्राप्त हुए वो सही प्राप्त हुए, या किसी जो परिवर्तन है या किसी गुण है किसी पदार्थ का भौतिक गुण उसकी सही सही व्याख्या की गई। तो फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो थर्मोडायनामिक्स के जो नियम है मूल नियम है। मूल नियम से हमारा तात्पर्य ये है कि इसको हम किसी भी परिस्थिति में देखें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हर परिस्थिति में सही प्रकार से लागू होंगे। अगर हम लोग अब आगे बात करते हैं तो थर्मोडायनामिक्स में क्या है कि हम लोग जो यहाँ पे अध्ययन करेंगे जो बेसिक लॉ है थर्मोडायनामिक्स के, इसमें हम लोग ये देखेंगे केवल पदार्थ की स्थूल स्तरीय प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे या ऐसे कह लो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। हम इसमें ये नहीं देखेंगे पदार्थ कौन कौन से छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है या उन कणों में किस प्रकार से गति हो रही है। हम केवल पदार्थ की बात करेंगे, हाँ कोई पदार्थ है और उसमें किस प्रकार से भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं या ऊष्मा का उसमें क्या प्रभाव हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे थर्मोडायनामिक्स। तो अगर हम एक लाइन में कहें तो बेसिक सा हम लोग सीधा सीधा ऐसे समझ लेते हैं कि थर्मोडायनामिक्स क्या है। तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा जो ऊष्मीय ऊर्जा का परिवर्तन या ऊष्मीय ऊर्जा का संबंध किसी अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में व्यक्त करती है या उसकी व्याख्या करती है, ऐसी शाखा को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो पहले हम लोग देखते हैं आगे थर्मोडायनामिक्स का आगे क्या है। तो थर्मोडायनामिक्स इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि ऊष्मागतिक निकाय क्या कहलाता है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पहले हम लोग उसका बेसिक समझते हैं फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ऊष्मागतिक निकाय, ऊष्मागतिक निकाय या इसी को मतलब ऐसे लिख दे रहे हैं थर्मो डायनामिक सिस्टम। ऊष्मागतिक निकाय या थर्मोडायनामिक सिस्टम, तो हम ऐसे इसको ऐसे समझ ले रहे हैं कोई एक ऐसा निकाय जिसकी अवस्था ऊष्मागतिक राशियों पर निर्भर करती है। कोई एक ऐसा निकाय जिसकी जो अवस्था होती है ऊष्मागतिक राशियों पर निर्भर करती है। जैसे ऊष्मागतिक राशि हम लोग ऐसे मान ले रहे हैं, ताप हो गया, दाब हो गया, आयतन हो गया, ऐसे निकाय को हम कहते हैं ऊष्मागतिक निकाय। हम जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ ले रहे हैं कि मान लो कोई एक सिलेंडर है और उसमें कुछ गैस बंद है, ये हमने गैस मान ली। माना एक सिलेंडर है उसमें कुछ गैस है, कोई गैस भरी हुई है इस प्रकार से। तो इस गैस का जो देखो क्या क्या इसमें कौन कौन सी राशियां होंगी, इस गैस की जो अवस्था होगी इसको हम कौन कौन सी राशियों द्वारा व्यक्त करेंगे। हमने मान लिया इस गैस में जो गैस का जो आयतन है वो V है। गैस के द्वारा जो बर्तन की दीवार पे लगाया गया दाव है, ऐसे कह लो गैस का जो दाव है वो P है तथा गैस का जो टेम्परेचर है वो T। तो इस प्रकार से ये जो
3 राशियां हैं, इन 3 राशियों पे क्या करती है, एक गैस जो है इस बर्तन में भरी हुई जो गैस है वो निर्भर करती है, या उसकी अवस्था जो है, गैस की जो अवस्था है वो निर्भर करती है। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे ये क्या है, ऊष्मागतिक निकाय है। या इसको एक लाइन में ऐसा कह दें, कोई एक ऐसा निकाय जिसकी जो अवस्था होती है ऊष्मागतिक राशियों पर निर्भर करती है, ऐसी जो निकाय होता है उसको हम कहते हैं ऊष्मागतिक निकाय या थर्मोडायनामिक सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं ऊष्मागतिकी निर्देशांक, या ऐसे लिख ले रहे हैं थर्मो डायनामिकल कोऑर्डिनेट्स थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स। तो देखो थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स से मतलब क्या है, तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, अगर हमें किसी निकाय की उसकी अवस्था की पूर्ण रूप से व्याख्या करनी है कि कोई निकाय जो गैसीय निकाय है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर गैसीय निकाय की बात करेंगे, तो अगर हमें किसी गैसीय निकाय की पूर्ण रूप से व्याख्या करनी है तो हमें कुछ ऐसे निर्देशांकों की आवश्यकता होगी जिसके द्वारा हम क्या कर पाए, गैसीय निकाय की पूर्ण रूप से व्याख्या कर पाए। तो हम इसको सीधी सीधी लाइन में ऐसे समझ सकते हैं, किसी ऊष्मागतिक निकाय की पूर्ण रूप से व्याख्या करने के लिए जिन जिन निर्देशांकों या जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें हम कहते हैं ऊष्मागतिक निकाय, ऊष्मागतिक निकाय, या फिर इसी को ऐसे कह लो थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स। जैसे आप इस बात को ऐसे समझ लो, मान लो कोई व्यक्ति है, ये हमने मान लिया, ये कोई व्यक्ति है, ये किसी शहर बी में रहता है, कोई व्यक्ति ये है किसी शहर बी में रहता है। तो एक बार बताओ, अगर मान लो हमें व्यक्ति का ये बताना है कि व्यक्ति का पूर्ण एड्रेस क्या है, या उसको ऐसे प्रकार से ऐसे लो व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें कुछ उसके एड्रेस की आवश्यकता होगी। वो एड्रेस में क्या क्या आएंगे, जैसे सबसे पहले अपना हो गया शहर का नाम, कौन से शहर में रहता है, दूसरा वो कौन से मोहल्ले में रहता है, उस व्यक्ति का क्या नाम। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लो व्यक्ति का नाम ए है, बी शहर में रहता है, और इसको चाहे तो ऐसा भी कह लो उसका कुछ पिन कोड क्या है शहर का, शहर से मतलब उसका पिन कोड क्या है, और मान लो सी मोहल्ले में रहता है। तो अगर मान लो हमें से 2-3 प्रकार की जो मुख्य चीजें हैं वो पता चल जाए तो हम क्या कर लेंगे, हमें कह देंगे व्यक्ति का एड्रेस इस प्रकार से, या उसकी व्याख्या कर देंगे कि वो यहाँ पे रहता है। तो इस प्रकार से जो ABC होगा, जैसे व्यक्ति का नाम हो गया, शहर का नाम हो गया, या शहर का पिन कोड कह लो, और तीसरा क्या होगा, मोहल्ला हो गया। ये क्या होगा, इस व्यक्ति की अवस्था व्यक्त करने के लिए या उसको पते को व्यक्त करने के लिए क्या होगा, निर्देशांक हो, कोऑर्डिनेट्स हो, ऐसे सेम उसी प्रकार से अगर मान लो कोई ऊष्मागतिकी निकाय है और हमें क्या करना है, उस ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था की व्याख्या करनी है कि वो किस प्रकार की अवस्था में है। तो कुछ ऊष्मागतिकी निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, कुछ चरों की आवश्यकता होती है, ऐसे करें वेरिएबल्स। एक ये ऊष्मागतिकी निर्देशांक, जैसे इस गैस का आयतन कितना है, इस गैस का दाब कितना है, और ये गैस कितने टेम्परेचर पे है। तो इस प्रकार से इन राशियों को हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकीय निर्देशांक। किसी ऊष्मागतिक निकाय है, जैसे गैसीय सिस्टम है, उसका आयतन कितना है, उसका दाब कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं PVT। ये हो गया आयतन, अपना क्या हो गया, ये दाब हो गया, एक आयतन हो गया, और एक टेम्परेचर हो गया। तो देखो ये तो किसी ऊष्मागतिकी निकाय का ऊष्मागतिकी निर्देशांक है, इस निकाय के निर्देशांक हो गए, इस प्रकार से हैं, इनमें कुछ न कुछ संबंध रहा होगा। जैसे मान लो आपको एड्रेस बताना है तो आप क्या लिखोगे, ऐसे तो कुछ न कुछ बोल नहीं दोगे व्यक्ति के लिए, तो आप ऐसे कहोगे इस नाम का व्यक्ति इस मोहल्ले में रहता है, इस शहर में रहता है, तभी तो हम पहुंच पाएंगे वहां तक, एक प्रोसेस के थ्रू, एक रिलेशन से हम उसको व्यक्त करेंगे। उसी प्रकार से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो ऊष्मागतिकी निकाय है, इसमें जो ऊष्मागतिकी निर्देशांक है, इनमें भी कुछ आपसी संबंध रहता है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं जनरली इनको संबंध को P, V और एक T, इस प्रकार से कुछ संबंधित होते हैं। तो इसी संबंध को हम कहते हैं अवस्था समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्टेट। किसी ऊष्मागतिक निकाय की इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या हो गई, ये हो गई। जनरल रूप में लिखा हुआ है फॉर्मूला,
जैसे किसी व्यक्ति का एड्रेस बताना है, एड्रेस मतलब उसकी अवस्था को व्यक्त करने के लिए कौन कौन से निर्देशांक लगेंगे आवश्यक, उस व्यक्ति का नाम क्या हो गया, उसका शहर कौन सा है, वो कौन से मोहल्ले में रहता है, तब हमने सब चीज़ों को जोड़ के क्या बना दिया, एक एड्रेस बना दिया, तो उस व्यक्ति की अवस्था पता चल जाएगी हमें। अगर हम लोग उसी प्रकार से देखो यहाँ पे समझे, देखो दोस्तों, तो ऊष्मागतिक निकाय में क्या है, उसका आयतन कितना हो गया, उसका दाब कितना हो गया, उसका टेम्परेचर कितना हो गया, इन सब चीज़ों को व्यक्त करके जोड़ के जो एक इक्वेशन हमें प्राप्त होगी, किसी न किसी प्रकार से संबंधित होगी, जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी उसे हम कहेंगे अवस्था समीकरण, जो क्या करेगी, इस गैसीय निकाय की अवस्था को व्यक्त करेगी। इसको हम आगे ड्राइव भी करेंगे, कौन कौन सी अवस्था समीकरण होते हैं किसी भी गैसीय निकाय के लिए, अवस्था समीकरण होता किस प्रकार से है, कैसे सॉल्व होता है, कौन कौन से प्रकार के गैसीय निकाय होते हैं, उनके लिए अलग अलग अवस्था समीकरण क्या होते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। अगर हम जनरली ऐसी बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण क्या है, तो इसको जब हम देखेंगे आगे आदर्श गैस के लिए, तो आदर्श गैस के लिए जो अवस्था समीकरण आएगा अपना, वो आएगा PV बराबर RT। ये हो गया आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण। अब आप लोग कहोगे आदर्श गैस से मतलब क्या होती है, तो इसको हम लोग आगे समझेंगे। आप सिंपल सी लाइन में एक ऐसे समझ लो कि आदर्श गैस से मतलब ऐसा है, एक ऐसी गैस, एक ऐसी गैसीय निकाय सिस्टम जो ऊष्मागतिकी के अणुगति सिद्धांत का क्या करता है, जो अणुगति गैस के अणुगति सिद्धांतों का पालन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। और आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण क्या हो गया, ये हो गया। हम लोग स्लोली स्टेप बाय इसको आगे देखते हैं। चलो देखो, अब हम लोग इसको आगे समझते हैं, ये समझ में आ गया आप लोगों को, चलिए आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, हमने ये पढ़ा है आदर्श गैस के लिए PV बराबर RT, आदर्श गैस का अवस्था समीकरण। अब आप लोग जरा ध्यान से देखो, हम इसको व्यक्त करते हैं, है क्या इसमें, ये क्या हो गया, P हो गया अपना किसी भी गैसीय निकाय के लिए उसका दाब, किसी भी गैसीय निकाय का दाब। V क्या हो गया, उस गैसीय निकाय का आयतन कितना है। R क्या हो गया, यहाँ पे सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, गैस नियतांक एक कांस्टेंट होता है। और T क्या हो गया, ये हो गया अपना किसी भी गैसीय निकाय का क्या है, ताप। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे जब हम लोग ड्राइव करेंगे इसको फॉर्मूले को, तो गैसों का अणुगति सिद्धांत वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे R क्या है, या उसको आगे ड्राइव भी करेंगे। तो ये क्या हो गया, किसी गैसीय निकाय का ताप। अगर आप इसको ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम लोग, हमने फॉर एग्जाम्पल R मान लो, कुछ भी मान लो, हमने इसको ऐसे मान लिया कि P का मान मान लीजिए आप इसको 3 है, और V का मान, ये मल्टीप्लाई में है, V का मान लीजिए कितना है, 6 है। तो आप लोग एक बार बताओ, ये क्या हो गया, इस तरह हो जाएगा R और इस तरह हो जाएगा T। 6 × 3 कितना हो गया, 18 हो गया। ये क्या हो गया, RT। देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको इस तरफ भी ले आओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इस तरफ देखो, ये भी कांस्टेंट, नंबर तो कांस्टेंट ही होते हैं, नंबर थोड़ी ना चेंज होंगे। ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, इसको हम पूरा ऐसे नहीं बोल सकते क्या, ये क्या हो गया, नियत हो गया या कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। मतलब अगर हमने किसी गैसीय निकाय में कोई दो राशियों की मान फिक्स कर दिए, तो ऑटोमेटिक तीसरी राशि क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगी। जरा आप लोग देखो जरा ध्यान से, हमने मान लिया PV का मान कुछ है, तो T क्या हो गया, T तो फिर अपने आप फिक्स हो गया। और वो उसको फिक्स किसने किया, उसको फिक्स P और V ने कर दिया। अगर जैसे ऐसे भी समझ लो आप, जैसे P का मान कुछ और रख दो और V का मान कुछ और रख दो, तो फिर यहाँ पर T का मान कुछ और फिक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा भी एग्जाम्पल देख लो, तो इसको दूसरा देख लो। अगर मान लो P का मान हम कुछ और ले रहे हैं, यहाँ पे P का मान हमने ले लिया, चलो 6 है, V को छोड़ दे रहे, R का मान तो कांस्टेंट है, T का मान लो हमने कुछ और ले लिया, 2 ले लिया, तो V कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा RY3। देखो वॉल्यूम भी फिक्स हो गया। हमने कौन कौन सी राशियां दो ली हैं, दाब को लिया हमने 6, V को ज्यों के त्यों रखा, और हमने ताप को ले लिया, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली, और R तो अपना कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से देखो V क्या हो गया, V कांस्टेंट हो गया। अर्थात हम लोग ऐसे नहीं कह सकते, कैसी बात देखना थोड़ा सा,
जो P, V तथा T है, इन तीनों राशियों में से अगर हम किन्हीं दो राशियों को फिक्स कर दें तो तीसरी राशि जो होती है वो अपने आप क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। अर्थात दो राशि कैसी हैं, डिपेंडेंट। दो राशियां कैसी हैं, इनमें से दो राशियां होंगी इंडिपेंडेंट। अगर किन्हीं दो राशियों को हम फिक्स कर दें तो तीसरी राशि क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, अर्थात ये क्या हो जाएगी, इसमें डिपेंडेंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसी लाइन को ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी गैसीय निकाय की जो अवस्था है उसको हम किन्हीं भी दो राशियों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। क्यों, अभी हम 3 कह रहे थे, 2 क्यों कह दिया, अरे तीसरी तो अपने आप फिक्स हो गई। देखो अगर हम 2 को फिक्स कर दें तीसरी अपने आप फिक्स हो गई है। तो इस प्रकार से क्या होगी, किसी भी गैसीय अवस्था जो है या गैसीय जो निकाय है उसकी हमें गैसीय अवस्था को व्यक्त करना है तो हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो ऊष्मागतिक जो किन्हीं भी दो राशियों से या ऊष्मागतिक निर्देशांकों से हम क्या कर सकते हैं, इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो देखो इस प्रकार से देखो हमने क्या क्या देख लिया। अभी हमने ये देखा कि थर्मोडायनामिक्स क्या है या इसका हम किस प्रकार से अध्ययन करेंगे, इसका संबंध कहाँ से होता है। दूसरा हमने ये देखा कि ऊष्मागतिक निकाय जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा हमने ये देखा कि ऊष्मागतिक जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं। इसके बाद ऊष्मागतिक निर्देशांक कौन कौन से होते हैं, देखिए हमने दाब हो गया, ताप हो गया, आयतन हो गया। निर्देशांक मतलब कोई ऐसी राशियाँ जिससे हम क्या करें, ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को व्यक्त करें, जैसे हमने अभी एड्रेस वाला जो एग्जाम्पल समझा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देख लिया है। आगे हम देख रहे हैं साम्यावस्था। तो देखो साम्यावस्था क्या होती है। साम्य अवस्था। तो देखो दोस्तों साम्य अवस्था से मतलब क्या है, किसी भी ऊष्मागतिक निकाय की एक ऐसी अवस्था जिसमें उसके ऊष्मागत के निर्देशांक जो होते हैं, थर्मोडायनामिकल जो कांस्टेंट होते हैं, उनका मान समय के साथ साथ स्थिर रहे, चेंज ना हो। तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं साम्य अवस्था। एग्जाम्पल के लिए आपको पहले एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एक बार बताओ, जैसे आप लोगों ने कोई व्यक्ति है, मान लो कोई एक व्यक्ति मान लिया हमने, ये कोई व्यक्ति हो गया, ये 2 जगह पे रहता है। एक इसका घर है, ये इसका हमने घर मान लिया, और एक इसका एक ऑफिस हो गया, ये ऑफिस हो गया। यहाँ पे काम करने के लिए आया तो यहाँ पे भी रहता है, ये उसका घर है। तो घर का कुछ जो एड्रेस होगा, मान लीजिए उसका पुश्तैनी घर है तो काफी सालों से चला आ रहा है, ये क्या होगा, उसका परमानेंट एड्रेस होगा, फिक्स होगा। और अगर हम मान लो ऑफिस की बात करें, आज यहाँ पे कल ट्रांसफर होकर कहीं और चला गया, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, उसका अस्थायी पता हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, मान लो यहाँ पे उसका रहता है, शुरू बहुत पुराना चला आ रहा है, मान लो पुश्तैनी घर है उसका, ऐसे समझ लो, उसका वो चेंज नहीं होगा, भविष्य में भी उसको नहीं बेचना है, वरना आप सोचो वो बेच देगा तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, मान लीजिए उसको यहीं पे रहता है, यहीं पे उसका जन्म हुआ, यहीं पे मरना है, ऐसे समझो। अब बताओ ये उसका एड्रेस कौन सा हो गया, ये उसका हो गया परमानेंट एड्रेस। अभी यहाँ पे काम कर रहा तो अनिश्चित है, आज यहाँ पे काम है, कल उसका ऑफिस यहाँ पे ट्रांसफर हो गया मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये उसका हो गया अस्थायी एड्रेस। इसी बात को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, देखते हैं साम्यावस्था से क्या मतलब है। तो कोई अगर ऊष्मागतिक निकाय है, एग्जाम्पल के देखो ये बना रहे हैं, ये ऊष्मागतिक निकाय हो गया। अगर किसी ऊष्मागतिक निकाय के जो ऊष्मागतिकीय निर्देशांक हैं, जैसे ऊष्मागतिकीय निर्देशांक हम लोगों ने ये देखे ना 3, P, V और T, इनका मान समय के साथ साथ कैसा रहे, स्थिर रहे, चेंज ना हो, मतलब फिक्स बना रहे हमेशा। तो ऐसे ऊष्मागतिकीय निकाय की हम जो अवस्था होगी, इस प्रकार की अवस्था जो हम व्यक्त कर रहे हैं, अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, वो अवस्था क्या कहलाएगी, साम्यावस्था, या ऐसे कहो स्थायी अवस्था। इसी बात को साम्यावस्था कहते हैं। साम थोड़ा सा अभी अलग हम समझाएंगे आगे, साम्य क्यों कह रहे हैं, स्थायी क्यों नहीं कह रहे। साम्य से मतलब अगल बगल जो है ना, सबसे कोरिलेटेड है, जैसा बगल वाले की अवस्था है वैसे दूसरी, जैसे जो ये निकाय है साम्य इसलिए बोले
इस यहाँ पे जो अवस्था है पीवीटी का जो मान है बगल में भी उतना ही है, यहाँ पे भी उतना ही है, यहाँ पे भी उतना, तो सब एक जो आसपास की जो जगह है सब जगह एक सा है, तो साम्य स्थिति होगी इस प्रकार। तो इस प्रकार ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, साम्य अवस्था, जो कि हमने कैसे समझा, स्थायी एड्रेस से समझा, परमानेंट जो एड्रेस होता है। अब छोड़ो एग्जाम्पल पे हम देखो आगे देखते हैं। हमने मान लिया एक सिलेंडर है, एक पात्र है, कोई बर्तन है, और उस बर्तन में मान लो गैस भरी हुई है, उसमें हमने एक बीच में एक दीवार लगा दी है, ये एक दीवार है, इसमें कोई गैस ये भरी हुई है, मतलब हमने मान लिया समान गैस है, चलो ये बर्तन का भाग ये है और ये अपनी ये भी सेम गैस ही है, और ये बर्तन का भाग भी हो गया। ये कुछ ताप दाव की स्थिति में है, यहाँ पे ताप P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, चलो इसको ऐसे समझ लो, और आसान भाषा में समझने के लिए हम लोग ऐसे मानते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, तो किसी पात्र का बी भाग कैसा है, खाली है, और ए भाग में क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। इस गैस का दाब कितना है, P, इस गैस का आयतन कितना है, V, और इस गैस ये निकाय का या गैस का कह लो ताप कितना है, T। अब एक बार बताओ दोस्तों, अगर हम क्या करें, इस दीवार को यहाँ से निकाल दें, अभी देखिए सब जगह पूरे बर्तन में यहाँ पे दाब P था, आयतन भी था, ताप T था, लगभग सब जगह एक समान था, तो ये साम्यावस्था में था। लेकिन अगर हम इसको ऐसे निकाल दें, ये निकाल दे, दीवार यहाँ से निकाल दी, तो ये क्या करेंगे, गैस के अणु इस तरफ भागेंगे, ये गैस इस तरफ जा रही, फैल रही है गैस। तो एक बार बताओ, अगर अलग अलग बिंदुओं को हम देखें, जैसे मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, इसको हमने नाम दे दिया मान लो P, तो यहाँ पे कोई बिंदु है, इसको हमने नाम दे दिया Q। तो अगर हम P के आसपास देखें, तो अगर P के आसपास देखेंगे, वहां पे दाब का मान कुछ अलग होगा, आयतन का मान कुछ अलग होगा, और ताप का मान कुछ अलग होगा। और अगर हम Q पे देखेंगे, तो यहाँ पे भी कुछ अलग अलग होगा। यहाँ पे लगातार मान कैसे हो रहे होंगे, घट रहे होंगे। क्यों, मान लीजिए यहाँ पे पहले गैस कंजेस्टेड भरी हुई थी, दाब कुछ ज्यादा था, कुछ आयतन भी ज्यादा था, कुछ आयतन यहाँ पे था, मतलब कुछ गैस भरी हुई थी, टेम्परेचर कुछ जो भी मान था इस प्रकार से था। जब हमने इस दीवार को निकाल दिया, गैस दौड़ते दौड़ते इस तरफ चली गई, Q पॉइंट तक चली गई, उसको कुछ अपनी ऊर्जा भी खर्च करनी पड़ी मान लो। तो ऐसे मान लो टेम्परेचर पहले यहाँ पे ज्यादा था, उसकी कुछ ऊर्जा ज्यादा हुआ करती थी, इसको हम आगे समझेंगे अच्छे से। अब जब गैस प्रसारित हो गई यहाँ तक गई, तो उसकी कुछ ऊर्जा कम हो गई, मतलब क्या हो गया, मतलब उसके टेम्परेचर परिवर्तन आ गया। मतलब यहाँ पे कुछ टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे दाब अलग होगा, पास पास अणु थे, कंजेस्टेड थे, और जब वो फैल जाएंगे, थोड़ा दूर चले जाएंगे, तो यहाँ पे दाब अलग हो जाएगा। अब बात करते हैं आयतन की, तो यहाँ पे आयतन अब इतना था, आधे वाले पोर्शन में बनती है, अब पूरे पोर्शन में बंद होगी, तो आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो एक बार बताओ, ध्यान से देखो, P से जब Q तक गैस के अणु जा रहे हैं, तो क्या PVT की वजह सब जगह सेम सेम है, बताओ आप लोग, नहीं है ना, यहाँ पे कुछ अलग है, 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 यहाँ पे कुछ अलग है। तो इस प्रकार से क्या होंगे, PVT के मान अलग अलग होंगे। तो इसी ऐसी अवस्था में हम क्या कहेंगे, ये निकाय कैसा है, साम्य की अवस्था में नहीं है, या कौन सी स्टेट में नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, जब सारे अणु एक जगह अच्छे से व्यवस्थित हो जाते हैं, सभी जगह से फिक्स हो गए, गैस स्थिर हो, ऐसे समझ लो सारे अणु पूरा बर्तन में फैल गए, पूरी गैस फैल गई। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं, तो बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, पूरे बर्तन में गैस का अणु भर गए, दाब क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और ताप क्या हो जाएगा, ताप भी कुछ समय के पश्चात कैसा हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें, मान लो यहाँ पे, अगर यहाँ पे किसी स्थिति में देख रहे हैं, तो दाब P है, आयतन भी है, मान लो कुछ इस एरिया में देख रहे हैं, और T है, तो यहाँ पे भी अगर सेम हमें निर्देशांकों के मान प्राप्त हो रहे हैं, या ऐसे कह लो इस गैसीय अवस्था में अगर हम बात करें, जो गैसीय अवस्था ये पूरा निकाय जो है वो T की अवस्था में है, और 1 घंटे बाद हम फिर देखें सेम अवस्था में प्राप्त हो, तो फिर ऐसी स्थिति हम कहेंगे क्या हो गया, क्या हो गया, अपना साम्य अवस्था में हो गया। कौन सी अवस्था में हो गया, साम्य अवस्था में हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अब उसका आपका रिप्लाई दें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कुछ।
थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम या ऊष्मीय संतुलन, ऊष्मीय संतुलन थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो इसके लिए हम क्या कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं अगर कोई एक गैसीय निकाय है, फिर हम एग्जाम्पल से समझते हैं ऊष्मीय संतुलन से मतलब क्या है। एक कोई गैसीय निकाय है, अगर यहाँ पे P, V, T इनके मान किसी ऊष्मीय निकाय के लिए, तो यहाँ पे P, V, T के मान कैसे हैं, समान है। तो इस प्रकार से इसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, साम्यावस्था में, सब जगह एक है। पूरी निकाय के लिए इनके मान समय के साथ साथ चेंज नहीं हुए। लेकिन अगर आप लोग इसी बात को ऐसे समझो कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है इस वाले पोर्शन में वो T है, मोस्टली हम थर्मल इक्विलिब्रियम को ताप से रिलेटेड करेंगे। और यहाँ पे भी इस बिंदु पे भी देखें तो यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या है, T है, मतलब यहाँ पे भी ताप कितना है, T है टेम्परेचर, और यहाँ पे भी क्या टेम्परेचर कितना है, T है। तो ऐसी अवस्था में जो निकाय होगा वो कैसा होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। अर्थात इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं, अगर किसी उष्मागतिक निकाय के विभिन्न बिंदुओं पर या विभिन्न स्थानों पर टेम्परेचर का मान कैसा हो, समान हो, तो ऐसी अवस्था को, निकाय की ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था कहलाती है। अगर मान लो ऐसा हो जाए, इसमें यहाँ पे टेम्परेचर मान लो ज्यादा हो जाए, T1 मान लो, इसको हम T2 मान ले रहे हैं। अगर T1 का मान कैसा हो, ज्यादा हो, और T2 का मान कैसा हो, कम हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ से ऊष्मा का प्रवाह होगा, किस तरफ, इस तरफ। और कब तक होगा, तो यहाँ से ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि T1 और T2 के मान कैसे नहीं हो जाते, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कैसा नहीं हो जाता, समान नहीं हो जाता। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों जगह का टेम्परेचर समान हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय संतुलन। एक हम एग्जाम्पल के लिए और समझते हैं इसको। देखो ऐसे समझ रहे हैं हम लोग, हमने मान लिया ये बर्तन है, एक पात्र है, और इसमें एक गैस भरी हुई है, और ये बर्तन एक ऊष्मारोधी दीवार से, ऊष्मारोधी मतलब जिसमें से ऊष्मा एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकती, बंद है। ये मान लिया हमने। यहाँ पे जो निर्देशांक है P1, V1 और T1, यहाँ पे निर्देशांक है P2, V2 और T2 है। इस प्रकार से यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। अगर एक पात्र देखो, ये भी ऊष्मारोधी दीवार है, और ये हमने मान लिया जो निकाय है वो विलगित निकाय है। विलगित से मान लिया इसका वातावरण से कोई संपर्क नहीं है, बिल्कुल आइसोलेटेड निकाय है। ये ऊष्मारोधी दीवार है और निकाय भी कैसा, आइसोलेटेड है, मतलब इस निकाय की ऊष्मा इस तरफ नहीं जाएगी, ना बाहर की ऊष्मा अंदर आएगी। तो कैसा निकाय है, आइसोलेटेड निकाय हो गया। तो एक बार बताओ आप लोग, अगर हमने ऐसे मान लिया कि टेम्परेचर T1 ज्यादा है और T2 कम है, तो क्या T1 से T2 तरफ ऊष्मा का प्रसार होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो जरा। अरे जो दीवार हम लोगों ने मानी हुई है, ये वाली दीवार, वो कैसी है, वो ऊष्मारोधी दीवार है, अर्थात वो इस तरफ से इस तरफ ऊष्मा को नहीं जाने देगी। जब इस तरफ से इस तरफ ऊष्मा को नहीं जाने देगी, तो ये वाली दीवार जो क्या होगी, वो कैसी हो गई, ऊष्मारोधी दीवार हो गई, या ऊष्मा की कुचालक दीवार हो गई। कुचालक हो गई, इंसुलेटर हो गई। अगर मान लो यहाँ पे दीवार इस प्रकार से कोई दीवार है जिसमें से ऊष्मा का प्रवाह इस तरफ से इस तरफ हो सकता है, अगर ऐसी दीवार है इसमें एक ऊष्मा का प्रवाह एक तरफ से दूसरी तरफ हो सकता है, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये होगा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे जो इनकी निर्देशांक है, ऊष्मा क्या होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ प्रवाहित होगी, और कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, दोनों ऊष्मी संतुलन की स्थिति में आ जाएंगे। तो ऐसी दीवार को हम कहेंगे ऊष्मा की चालक दीवार या थर्मल कंडक्टर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या समझा भी, आज देखते हैं थोड़ा सा, तो बाकी हम लोग आगे देखेंगे, कल देखेंगे। हमने थर्मोडायनामिक्स में थर्मल इक्विलिब्रियम देखा, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखा, साम्यावस्था क्या होती है, थर्मल साम्यावस्था क्या होती है, ऊष्मा चालक दीवार क्या होती है, और ऊष्मा कुचालक दीवार, ऐसे कर लो इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है दोस्तों।
तो आज के लिए इतना ही हम समाप्त करते हैं। आगे कल फिर मिलेंगे, इसके आगे हम लोग देखेंगे ऊष्मागतिकी के जीरो नियम क्या है और इसी प्रकार से हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।